पिछले क्लास में आपने वर्क का कैलकुलेशन यानी यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, जिसमें आपने जाना कि वर्क जो होता है दाब आयतन के गुणनफल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा P बराबर W बराबर P डेल्टा भी, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम यानी निकाय के द्वारा कार्य किया गया, तो निकाय के द्वारा कार्य किया गया तो W बराबर माइनस P डेल्टा भी, और निकाय पर कार्य किया गया तो प्लस P डेल्टा भी। तो इतना जानकारी, इतना नॉलेज अगर आपके पास है तो आज का ये क्लास अब आप करने के लायक है, आपको समझ में आएगा 100%। शुरू हो रहा है आज का टॉपिक उत्क्रमणीय। हेडिंग इस तरह से बना हुआ है कि वो कंडीशन बना के रख दिया है। उत्क्रमणीय पहला कंडीशन, समतापीय दूसरा कंडीशन, और आप अब सब समझने के लायक है। उत्क्रमणीय मतलब ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं से संपन्न होगा। समतापीय मतलब ताप नियत होगा। प्रक्रम में गैसीय प्रसार के दौरान, गैसीय प्रसार सुबह में बताया गया है कि गैसीय प्रसार होगा तभी होता है जब सिस्टम खुद काम करता है, यानी वर्क का जो कार्य का मान होगा वो ऋणात्मक होगा, और गैसीय संकुचन होगा तो धनात्मक होगा। संकुचन तब होगा जब तंत्र पर कार्य किया जाएगा। तो ये बात आपको सब समझ में आना चाहिए। हेडिंग भी बहुत कंडीशन लेकर आया है। उत्क्रमणीय एवं समतापीय प्रक्रम में गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे कि गैसीय प्रसार जब जब होता है तो कार्य का मान माइनस में होता है। तो यहां अल्प कार्य का बात हो रहा है, और अल्प कार्य को हम किसी से व्यक्त कर रहे हैं, DW से, और ये अल्प आयतन में परिवर्तन को संबोधित कर रहा है। तो गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य है। माइनस क्यों आया ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि गैसीय प्रसार के दौरान जब कार्य होता है, जब एक्सपेंशन वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए यहां हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वर्क का वैल्यू निगेटिव होगा। जरा ध्यान देंगे, आप पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, 3 कंडीशन अप्लाइड है इस टॉपिक में। तो ध्यान देंगे, पहला कंडीशन का हमने यूज किया कि जब जब गैसियस एक्सपेंशन होता है, गैसीय प्रसार होता है, कार्य का मान ऋणात्मक में होता है। अब हम चले टोटल वर्क डन निकालने। तो टोटल वर्क डन मॉर्निंग में भी सिखाया है, सुबह के क्लास में भी, पिछले क्लास में भी, कि जब टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलित करेंगे। कहां से? जितना आयतन परिवर्तन हुआ है V1 से लेकर V2 तक, तो हम इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारा V1 होगा और अपर लिमिट क्या होगा? V1, V2, अपर लिमिट V2 और लोअर लिमिट V1। तो ध्यान देंगे, ये आपका समाकलन चिन्ह है, और ये हो गया आपका अपर लिमिट V2 और लोअर लिमिट V1, और ये है आपका PdV V1 बल्कि, ठीक है, ये लोअर लिमिट है V1। तो यहां पर अब हम आइडियल गैस इक्वेशन का सहारा लेने जा रहे हैं। जरा ध्यान देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार PV इक्वल क्या होता है? तो P बराबर nRT/V। एक चीज यहां हम बताना चाहेंगे, एक होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक अनुत्क्रमणीय, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। जब इरिवर्सिबल होता है तो वहां प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन जब जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। तो यहां आपको P बराबर nRT/V हम आइडियल गैस इक्वेशन के माध्यम से निकाले हैं। ये जो अभी अब बात बताए वो अलग से समझाए आपको। अब आइए अपने टर्म पर, PV इक्वल nRT, देन P इक्वल क्या हो गया? nRT/V। तो क्या हम इसका मान उठाकर यहां पर P के जगह रख सकते हैं इक्वेशन 1 में? तो इक्वेशन 1 में P के जगह पर हम रखने जा रहे हैं nRT/V। तो nRT/V हमने रख दिया। अब आप धीरे धीरे समाकलन पूरा करेंगे। यहां पर n के बारे में बात कीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। r क्या है? गैसेस कांस्टेंट। और हमने जो हेडिंग दिया है उसमें लिखवाया है समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल तो ये इंटीजर है, तो निश्चित है कि ये तीनों कांस्टेंट है, सीधे सीधे समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका समाकलन होने नहीं जा रहा है। इंटीग्रेशन इसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू। तो एनआरटी बाहर, 1/v रह गया, और ये डीवी। सब समझ में आ रहा है अच्छे से? ये किसके जगह पर आया है? किसके जगह पर आया है? पी के जगह पर। और पी फिर से देख लीजिए, पी भी इक्वल होता है एनआरटी, देन पी इक्वल हो गया एनआरटी बाई वी। ये कहां पढ़े थे? पदार्थ की अवस्था चैप्टर में आदर्श गैस समीकरण कहलाता है ये। और यहाँ P बराबर हम एनआरटी बाई वी ले लिए, एन कांस्टेंट वैल्यू लेकर आता है, आर कांस्टेंट होता ही है, और इस मतलब टॉपिक में आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय प्रक्रम है, इसलिए ताप विनियत है, तीनों बाहर आ गया। अब 1/v dv। अब आइए अलग से मैथ का एक फॉर्मूला जानिए, इंटीग्रेशन साइन 1/x dx। इंटीग्रेशन साइन 1/x dx बराबर क्या होता है? log e x प्लस सी। तो ये होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, और हम यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, बस उसी तरह से log यहाँ पर देखिए, समझ रहे हैं आप लोग, log e x हो जाएगा, तो यहाँ पर log e भी हो जाएगा। यहाँ 1/x dx, तो यहाँ पर क्या है? 1/v dv। नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा इसको देख लिया जाए अलग से। अब बताइए क्या होगा, क्या लिखिएगा, बोलिए। log e v प्लस सी। लेकिन ये प्लस सी तब लिखा जाता है जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लस सी नहीं होगा। ये खुद कांस्टेंट है v1 से v2 तक। तो ये अलग से आपको समझा दिए इतना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग सुबह के क्लास में पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया कि यहाँ पर एक बार अपर लिमिट आएगा, एक बार लोअर लिमिट। कहां पर? v के जगह पर। तो एक बार v के जगह पर अपर लिमिट आ गया, और एक बार लोअर लिमिट। यानी इसको आप अच्छे से अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, 1/x dx, और ये हो गया x1, और ये हो गया x2। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए सीखेंगे। ये हो जाएगा log e x अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट x1, और यहां एक बार x के जगह पर अपर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट आ गया x2, और लोअर लिमिट जब आएगा तो माइनस करके आएगा, तो माइनस करके आएगा, तो ये हो जाएगा log e x1। अगर ये समझ में आ गया तो आप अब इसको देख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में। आइए वॉल्यूम के टर्म में, एक बार अपर लिमिट आया v2 किसके जगह पर? v के जगह पर, और एक बार लोअर लिमिट v के जगह पर, लेकिन लोअर लिमिट जब भी आएगा माइनस करके। अब अलग से आई एक और फॉर्मूला आ गया, log m/n बराबर क्या होता है? log m माइनस log n। कोई दिक्कत है? तो यहां पर देखिए log m माइनस log n है पहले से, तो हम इसको लिख सकते हैं log m/n के फॉर्म में। ये log m है, ये log n है, और बराबर क्या होता है? log m/n। तो ये हो गया v2/v1। अभी जो हम log लेके कब से चल रहे हैं, ये log दो प्रकार का होता है। एक log होता है जिसका बेस 10 होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, और एक log होता है जिसका बेस e होता है। log बेस 10 छोटा होता है और log बेस e बड़ा होता है। कभी भी आपको log बेस 10 को log बेस e को log बेस 10 में बदलना रहे तो आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा, 2.303 से इसमें गुणा कर देना होगा। इसमें 2.303 से गुणा करना होगा, तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं। फिर से समझिए, आप जो लॉग टेबल इस्तेमाल करते हैं, जो देखे हैं, वो उसका बेस 10 होता है, और ये जो लॉग हम लेके चल रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग न्यूपेरियल लॉग, जिसको अक्सर आप ln लिखते हैं, और ये लॉग बेस e लिखा जाता है, और कुछ नहीं लिखेगा तो लॉग बेस 10 समझा जाता है। तो आपको लॉग बेस e लिखना है न तो ln लिखना है, इसको पढ़ा जाता है पीछे से न्यूपेरियल लॉग, ठीक है, और इसका बेस e होता है। तो लॉग बेस 10 हम क्या बता रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, लॉग एक होता है बेस e और एक होता है लॉग बेस 10। बेस 10, लॉग 10 नहीं। अब यहां पर कभी इसके बदले में ये लिखना होता है, तो इसके मान में कितना से गुणा करते हैं?
यानी 2.303 गुना ये बड़ा होता है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? इसके पीछे भी कारण है, हम लॉग टेबल यूज करना चाहते हैं। लॉग टेबल देखे कभी आप लोग? लॉग टेबल बेस 10 वाला होता है, तो उसको यूज करना चाहते हैं। तो हम अब इसको हटाने जा रहे हैं बेस ई को। तो क्या करें? बस कुछ नहीं, 2.303 से क्या कर देंगे? तो अब यहां लॉग बेस ई से क्या हो गया? और ये V2/V1 ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत है? तो अब -2.303। और एक चीज और, यहां पर शुरू से जरा देख लीजिए, इसको हम माइनस में क्यों लिए हैं? शुरू से हमको बताए कि यहां पर गैसीय प्रसार हो रहा है, और गैसीय प्रसार के दौरान तंत्र अपने ऊर्जा का ह्रास करता है, खुद काम करता है, इसलिए माइनस में होता है। और P बराबर nRT/V, तो ये हो गया आपका P बराबर nRT, बल्कि PV बराबर nRT होता है, तो P बराबर nRT/V हो गया। P का मान उठाकर हम रख दिए इक्वेशन 1 में, और रखने के बाद यहाँ nRT कांस्टेंट था, बाहर आ गया। एक बार यहाँ पर अब देखिए, अब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो लॉग ई भी, ये अपर लिमिट, ये उच्च सीमा, और ये निम्न सीमा। अब यहाँ पर एक बार भी के जगह पर उच्च सीमा को हमने लाया, और एक बार निम्न सीमा को, एक बार अपर लिमिट को, एक बार लोअर लिमिट को। और याद रखा जाता है कि लोअर लिमिट जब आता है माइनस करके आता है। और यहाँ पर अब हम इसको साधारण लॉग में बदलने जा रहे हैं बेस 10 में। तो बेस 10 में बदलने के लिए हमने क्या किया? 2.303 से गुणा कर दिया, और गुणा करने से ये आपका फाइनल वैल्यू प्राप्त हुआ। अभी जो ये इक्वेशन आया है, जो फॉर्मूला आया है, ये पूरा वॉल्यूम के टर्म में है। हम चाह रहे हैं कि यही फॉर्मूला दाब के पद में निकल जाए, दाब के पद में आ जाए। तो आइए, इसके लिए चलना पड़ेगा आपको पदार्थ की अवस्था चैप्टर में, बॉयल्स के नियम में। और बॉयल्स के नियम में आपने पढ़ा था कि नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब आयतन के, यानी आयतन दाब के या दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप ऐसा जानते हैं, तो यहां पर देखिए, जब बॉयल का नियम पढ़े थे तो एक फॉर्मूला आया था P1V1 बराबर P2V2। ठीक है, अगर ये आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आपको याद दिला दे कि ये P बराबर हो गया था K/V, और फिर PV बराबर क्या गया था? K। किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए अगर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी गैस के सैंपल के लिए अगर प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, तो हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, P1 V1 बराबर P2V2। तो यहां पर ये संभव है, तो किसके नियम से संभव है? बॉयल के नियम से। तो ये बॉयल्स के नियम से याद दिला दिया गया। दो तरह से आप समझ सकते हैं। हम ये V2/V1 को हटाने जा रहे हैं, इसको हम प्रेशर के टर्म में लाने जा रहे हैं। तो कैसे लाएंगे, ये समझाने के लिए हम पूरा डिटेल में यहाँ ले आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, P1/P2 बराबर क्या हो गया? V2/V1। तो अगर V2/V1 को हटाना चाहते हैं, तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं? P1/P2। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है अच्छे से कि वॉल्यूम में जब रहेगा तो V2/V1 होगा, अब प्रेशर में जब होगा तो P1/P2 होगा। क्यों? क्योंकि आयतन दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती होता तो यहाँ V2/V1 है, तो यहाँ भी P2/P1 होता। और व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर V2 इसमें ऊपर है और V1 नीचे है, तो इसमें P2 नीचे होगा और P1 ऊपर होगा। समझ में आया अच्छे से?